हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ हैबलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये टॉपिक हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी का है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का है। आज हमारा है डे 3, टारगेट जेआरएफ। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा हैबलर थ्योरी। तो हैबलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। तो सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट 2 वीडियोस में क्या देखा था कि एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होती है, देन हमने देखा कंपैरेटिव कॉस्ट क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट, देन कंपैरेटिव, अब हमने क्या पढ़ना है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ही क्या है, सेकंड कमोडिटी। सेकंड कमोडिटी जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हमें एक कॉमोडिटी, जैसे हमारे पास अगर 2 कॉमोडिटी है, अगर हमें ये लेनी है तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डोनेट करते हैं। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेकंड कमोडिटी दैट मस्ट बी sacrifice to release enough resources to produce one additional unit of first। मतलब फर्स्ट हमारे जो इसको बनाने के लिए मान लो इधर 2 इनपुट लग रहे थे तो वो हमने शिफ्ट कर दिए इधर। जो हमारे इधर से हटाए हैं, इसको सेक्रीफाइस किया है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ठीक है। तो हैबलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी अब हमें क्या कहते हैं, ये तो थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है। ठीक है। तो ये थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, हैबलर ने दी थी, और ये आई थी 1936 में। ठीक है, 1936 में आई थी। ये थ्योरी क्या कहती है, इफ़ ए कंट्री कैन प्रोड्यूस, वो कहती है कंट्री चाहे एक्स बनाए चाहे वाई बनाए। ठीक है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जैसे मान लो वो एक्स में क्या है, स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड है एक्स में। अब उसने इसको क्या करना है, गिव अप करना है। गिव अप मतलब रिलीज करने हैं, इधर के इनपुट क्या करने हैं, हमें रिलीज करने हैं। गिव अप करके कहाँ, यहाँ एक्स में लेके जाने हैं। तो ये हमें थ्योरी कह रही है कि कंट्री चाहे एक्स बनाए चाहे वाई बनाए, चाहे वो एक्स बनाए चाहे वाई बनाए, अपॉर्चुनिटी क्या होगी, हमें अगर मान लो 2 यूनिट इधर से इधर जा रहे हैं तो वो ही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। हम एक एडिशनल यूनिट, मान लो पहले हम 10 बनाते थे, अब हमें 12 यूनिट बनाने हैं, तो हमने कितना लिया है वाई से, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ये थ्योरी ये कहती है। द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन 2 कमोडिटी को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफाइन करते हैं कि उन दोनों में कितना एक्सचेंज रेशियो रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसकी अजम्पशन तो हर थ्योरी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी हमने 2 कंट्रीज़ की ही बात करी है, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका मेन ये आ गया, अब इसके अंदर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गए। इसमें मेन थ्योरी में क्या है, लेबर और कैपिटल 2 प्रोडक्शन आ गए। ठीक है। वहाँ हमने दोनों थ्योरी करी थी, लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ अब 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है। 2 कमोडिटी सेम। ठीक है। 2 कमोडिटी एक्स एंड वाई है। यहाँ पे भी हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, फैक्टर इमोबाइल है, विद इन कंट्री में मोबाइल है, सप्लाई हमारी फिक्स्ड है, एज इट इज सेम है। ठीक है। देन प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इक्वल है, जिसका भी प्राइस हमने जो भी हमने डिटरमाइन किया है वो किस पे इक्वल होगा, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट से डिटरमाइन हो जाएगी, इक्वेट करेगा। देन जो फैक्टर है वो किससे इक्वल होंगे, जो ये आ गई हमारी कमोडिटी की बात, ये आ गई हमारी फैक्टर्स की। फैक्टर किससे होंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। और यहाँ पे भी फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड रहेगा। ठीक है। तो ये हमारी अजम्पशंस आ गई। नेक्स्ट देखते हैं हैबलर अब क्या कहना चाह रहा है। हैबलर एक्सपॉन्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही कॉल द सब्स्टिट्यूशन कर्व और व्हाट सैमुअल्सन टर्म। अब जो हैबलर ने थ्योरी दी है उसमें वो कहता व्हाट ही कॉल सब्स्टिट्यूशन, उसने क्या कहा है, इसको सब्स्टिट्यूशन कर्व कह दिया। सैमुअल्सन ने उसको क्या नाम दिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहा है। लर्नर ने उसको कह दिया है प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन फ्रंटियर। तो ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन कर्व हैबलर ने कहा है, सैमुअल्सन ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का, ये अच्छे से याद होने चाहिए नाम, सारा का मतलब एक ही है। पीपीसी, सब्स्टिट्यूशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व,
ठीक है। देन प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व एंड प्रोडक्शन फ्रंटियर, सब ने अपने अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। अब जो शेप है इसकी क्या है, जो शेप है ना वो डिटरमाइन करेगी कितना गेन हो रहा है। डिफरेंट कंडीशन में हमें प्रोडक्ट शेप पता चलेगी, उससे हम क्या बेस पता लगा सकेंगे और गेन कितना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शो वेरियस कॉम्बिनेशन। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो पता होगी, दो कमोडिटी का हमें अल्टरनेटिव्स देती है, उनकी जो हमने माइक्रो में स्टडी किया था वही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है, ये दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन देती है दैट ए कंट्री प्रोड्यूस, जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं मोस्ट एफिशिएंटली और वे में यूज़ कर सकते हैं और फूड यूटिलाइज कर सकते हैं इससे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब जो मेन थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। इसके अंदर हमें ये याद रखना है, इसकी अजम्पशन याद रखनी है, ठीक है। देन हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, ये कितनी टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 3 टाइप्स की। ये भी छोटी सी थ्योरी है तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी शेप्स है, कितनी टाइप्स की है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसने दी थी, किस ईयर में आई थी, इसकी अजम्पशंस क्या है। तो ये आ गई 3 तरह की हो गई हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट आ गई हमारी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन आ गई इंक्रीजिंग रिटर्न, देन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, देन डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग, देन आ गई हमारी डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कांस्टेंट कर्व कैसी होती है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या होती है, हमेशा याद रखना कोई भी कर्व ले लो, चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कोई सी भी, अगर कांस्टेंट बात करी हुई है तो वो हमेशा क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा, पहले मैं ये बता देती हूँ, कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में हमेशा कनकेव रहेगी, ठीक है, और डिक्रीजिंग में हमेशा कन्वेक्स रहेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये भी शेप का भी पूछ लेते हैं, कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगी, ठीक है, और ये डिक्रीजिंग रहेगी। तो इसमें देख लेते हैं अब कांस्टेंट कर्व में क्या होता है। ये जैसे हमारी प्रोडक्शन कर्व है, ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x कमोडिटी है, तो जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो y को हमें इतना मतलब इक्वल रहेंगे, ठीक है। अगर x के हमने 10 यूनिट बढ़ाने तो y के भी हमें 10 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, कांस्टेंट का मतलब। अब इंक्रीजिंग का मतलब ये है y के अगर हमें 20 छोड़ेंगे तब जाके x के 10 इंक्रीज होंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या है, मान लो हमने 10 छोड़े हैं और x में कितना इंक्रीज आया है 20 का। तो मेन ये ही है, हर बारी कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही बातें चलती है कि आपकी कर्व की शेप कैसी होगी, देन वो किस में इंक्रीज करे, किस में हमें y, यहाँ पे जैसे हमारे इनपुट्स लिए हुए हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे x एंड y कमोडिटी आ गया, ठीक है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो इनपुट्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कांस्टेंट में दोनों इक्वल रहेंगे, इंक्रीजिंग में y को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और डिक्रीजिंग में y को कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हमें x का एडिशनल यूनिट चाहिए तो y को कम हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग में हमें y को ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तब x में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये हैवलर ने तीनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई थी और मैंने तीनों की कर्व बता दी, एक में स्ट्रेट रहेगी, एक में कनकेव रहेगी एंड एक में कन्वेक्स रहेगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।